जो घटना बीत चुकी है अब उसी के बारे में पढ़ना समझना हिस्ट्री कहलाता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ एनएस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बड़ा मस्त चैप्टर है दोस्त, भारत के इतिहास को समझना बड़ा मजा आएगा दोस्त इस चैप्टर को पढ़ने में। अक्सर ये माना जाता है कि हिस्ट्री का मतलब ही होता है जो पुराने राजा महाराजा हैं उनके बारे में पढ़ना, या उन राजाओं के द्वारा जो उन किंग्स के द्वारा जो वॉर्स किए गए हैं, जो युद्ध किए गए हैं उनके बारे में पढ़ना। लेकिन दोस्त हिस्ट्री सिर्फ यही नहीं होता। हिस्ट्री के अंदर उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, आखिर वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किया करते थे, उस टाइम का पॉलिटिक्स कैसा था, पूरा समाज कैसा चलता था, शासन कैसा चलता था, आखिर राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उस टाइम की, एंड लोगों का रीजन क्या था, लोगों का कल्चर क्या था, इन सभी का भी स्टडी किया जाता है दोस्त हिस्ट्री के अंदर। अब जिस तरीके से एक इंसान बीमार हो जाता है तो उसके बीमारी के बारे में एक डॉक्टर ही सही से बता पाएगा। इसी तरीके से इतिहास के अंदर कौन सी घटना कब हुई है, आखिर इसका समाज पे क्या इफेक्ट पड़ा है, इसके बारे में एक इतिहासकार बता पाएगा, यानी कि एक हिस्टोरियन बता पाएगा कि ये घटना कब, क्यों और इसका इफेक्ट क्या हुआ सोसाइटी के ऊपर। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है दोस्त हमारे चैनल पे। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्त कि इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि ऐसे वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम भारत के इतिहास के बारे में पता लगा सकें। अब जब मैं हिस्ट्री कह रहा हूँ यहाँ पे तो हमारे पास हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अपने कन्वेंस के लिए कि हम इतिहास को एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ सकें। पहला कहा गया है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको प्राचीन इतिहास कहा जाता है। इसके टाइम का जब हड़प्पा सभ्यता, यानी कि कह सकते हो कि भारत का जो इतिहास है वो स्टार्टिंग का जो टाइम है उसको हम एंशिएंट टाइम कह रहे हैं, है ना। पूरा पाषाण काल जो हमारा रहा है, जो पत्थरों का ही टाइम चलता था, लोग पेड़ों से नीचे उतर के ही आए थे, पत्थर है ना, जो टूल्स हुआ करते थे वो स्टोन से बनाया करते थे, आप इसको स्टोन एज कह सकते हो। फिर हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन टाइम आया। अब इसी का टाइम दोस्तों जो गुप्ता टाइम आया, ये पूरा हमारा एंशिएंट टाइम में चलेगा। अभी बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में। उसके बाद जो मिडिवल हिस्ट्री आता है, अब इसके अंदर थोड़ा जब भारत के अंदर जब भारी आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ, और उसके बाद दोस्तों मोमडन एम्पायर भारत के अंदर स्टार्ट हुआ, मुगलों का राज हुआ, खिलजी वंश वगैरह, ये सब देखेंगे हम मिडिवल हिस्ट्री के अंदर। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसकी शुरुआत ही होती है अंग्रेजों के भारत आ जाने से, यानी कि अंग्रेजी काल, अंग्रेजों को जब भारत गुलाम बन जाता है। तो बेसिकली ये जो 3 पार्ट्स हैं हमारे हिस्ट्री के, आज के इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसको जानने के कौन कौन से सोर्स हैं। ये चैप्टर का हमारा मेन पॉइंट है और इसी में से आपका क्वेश्चन आता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। हिस्ट्री को मैं इतना आसान बना दूंगा, इतना आसान बना दूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि मुझे बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्त टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इतिहास का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री का मतलब होता है कि इतिहास में ऐसा ही था या कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अब इतिहासकार को दोस्त ये बिल्कुल सटीक तो पता होता नहीं है, अब वो फैक्ट्स के हिसाब से बताते हैं। अब जिस चीज़ में फैक्ट्स सही से नहीं पता चल पा रहा तो भी एक इमेजिनेशन से भी वो उस चीज़ का पता लगाते हैं, तो इसी को मिलाकर एक हिस्ट्री बनता है। अब हिस्ट्री के अंदर फैक्ट्स को ज़्यादा जोर दिया जाता है, यानी कि फैक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि यहाँ पे हमारे पास जो सोर्सेज हैं इतिहास को जो समझने के लिए, अब एक एक तो सोर्स उसको इतिहास का ढूंढने लग जाए तो बहुत सारे सोर्स मिलते हैं। अब उन सभी सोर्सेज से पता लगाना होता है, इसको कहा जाता है हिस्टोरिकल सोर्सेज, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत। अब एक चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल देख के बताता हूँ। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री जो है इसके जो फादर कौन है, यानी कि दोस्त हेरोडोटस, इनको फादर कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों ये कहा गया था कि इतिहास के अंदर जो घटना हो रही है या जो घटना हो गई है, अब उसी को समझना और उस चीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट करना फैक्ट्स के बेस पे, यानी कि जो तथ्य हमें मिले हैं। अब मान लो कुछ एग्जाम्पल के बेस पे ये समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। दोस्त 1826 के अंदर अब भारत, जिसको हम आज भारत के रूप में देख रहे हैं, भारत का सबसे पहला जो सभ्यता है वो है हड़प्पा सभ्यता। यहीं पे लोगों ने खान पान, रहन सहन, बोलचाल सबसे पहले स्टार्ट करी, घर बनाया, नाली बनाई, सड़कें बनाई। यहीं से दोस्तों स्टार्ट हुई है भारत की सभ्यता की, यानी कि सिविलाइजेशन की। हम कहते नहीं कि चीन के अंदर लोग रह रहे हैं, तो चीन के अंदर लोग कैसे खान पीन कर रहे हैं, तो उसको चीनी सभ्यता कहेंगे, हम चीनी सिविलाइजेशन कहेंगे। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और उसी टाइम की है भारत की हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो कि भारत के पश्चिमी पंजाब के अंदर, यानी कि वेस्टर्न पंजाब के अंदर एक जगह का नाम है। अब उसी जगह पे भारत के अंदर लोगों ने रहना स्टार्ट किया। उसके आसपास जो सिंधु नदी हुआ करती थी और इसी नदी का एक मेन सोर्स था पानी का, और वहीं पे पूरे लोग बस गए। अब उनका अपना एक कल्चर था, खान पीन, रहन सहन का तरीका था। उसी के यहाँ पे दोस्त उस जगह को हमने हड़प्पा सभ्यता कहा। अब यह हड़प्पा नाम क्यों रखा गया,
आखिर हड़प्पा के पीछे कौन कौन से और शहर आते हैं, अब इसको तो हम हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हड़प्पा की खोज कैसे हुई। देखो दोस्त, 1826 की बात है। कब? 1826 की बात है, जॉर्ज मैसन के द्वारा। ये हड़प्पा के गांव में गए। कहाँ पे? अगर देखोगे आप तो पंजाब के जो वेस्टर्न साइड है, यानी पश्चिमी पंजाब के उस जगह पे गए। कब? 1826 के अंदर। और वहाँ पे इन्होंने ऊंची ऊंची दीवारें देखी। और जब इन्होंने ये ऊंची ऊंची दीवारें देखी भाई, तो उनको ये अंदाज़ा लगा कि अच्छा यहाँ पे लोग रहा करते थे। लेकिन इनको ये नहीं पता चल पाया कि ये वही सभ्यता है जिसका टाइम पीरियड है 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड को हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड कहा जाता है। ये किसके द्वारा किया गया खोज? जॉर्ज मैसन के द्वारा। बट इस टाइम भी सटीक से यानी कि सही तरीके से पता नहीं चल पाया। इसके बाद आते हैं जो ठीक 50 साल बाद, यानी कि 1826 के ठीक 50 साल बाद, यानी कि 1876 के अंदर कौन आते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया? हड़प्पा के स्थानों से, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ से इन्होंने अलग अलग मोहरें ढूंढी। ये दोस्तों कुछ इस टाइप में मोहरें थी, आप यहाँ पे देखिए पिक के अंदर, ये देखिए कुछ इस टाइप में इन्होंने मोहरें निकाली। और जब इस मोहरों को इन्होंने निकाला तो ये नहीं बता पाए कि ये मोहरें आज से कई सालों पुरानी हड़प्पा सभ्यता की है। ये इस चीज़ को बताने में फेल हो गए, यानी कनिंघम भी फेल हो गया भाई। अब इसके बाद ठीक 50 साल बाद फिर से एक और इतिहासकार आते हैं जिनका नाम था जॉन मार्शल। अब इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता की जो पूरी मतलब की पहचान है सबसे पहले कर दी, जॉन मार्शल के द्वारा। क्लियर है दोस्त? लेकिन अब कुछ इसके शहर जैसे कि दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा की खोज करी एंड जो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेन जो इसकी जो पहचान की गई ये किसके द्वारा की गई? जॉन मार्शल के द्वारा की गई। तो एक इतिहासकार अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग टाइम पे इस चीज़ की खोज करते हैं कि ये चीज़ किस काल की है, किस टाइम पीरियड की है। तो ये चीज़ दोस्त डिस्कवर किया जाता है। आखिर इतिहासकार साक्ष्यों की पुष्टि कैसे करते हैं? हाउ डू हिस्टोरियंस वेरीफाई एविडेंस? ये सबसे पहले एविडेंस की जब हम बात करें तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया गया आप सभी को कि कोई भी जो राजा महाराजाएं होते हैं उनके टाइम पे उनके द्वारा जो कोइंस निकाले जाते थे या उन्होंने अपनी कोई बुक निकाली हो तो उसके अंदर भी वो अपने बारे में या उस टाइम के सोसाइटी के बारे में ज़रूर लिखवाया करते थे। तो ये तो बहुत बड़ा एविडेंस होता है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कि राजाओं के द्वारा कैसे हिस्ट्री को मैनिपुलेट भी किया जाता था। सबसे पहले राजा हर्षवर्धन, 7वीं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, इस टाइम पे, और साउथ इंडियन की यानी कि भारत के दोस्त दक्षिण भारत के एक राजा जो कि चालुक्य वंश के, चालुक्य डायनेस्टी के थे, चालुक्य पुलकेशिन सेकंड यानी कि द्वितीय। अब इनके द्वारा जो भी बुक्स लिखी गई है या जो भी ऐसे सोर्स जो राजा हर्षवर्धन के बारे में बताते हैं उनमें ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि चालुक्य पुलकेशिन ने राजा हर्षवर्धन को कभी हराया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जो चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय है, इनके जो रिकॉर्ड्स है या इनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई है, इनके द्वारा जो सोर्सेज दिए हमें मिले हैं, उन सोर्सेज के अंदर ये दावा किया गया है कि चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को हरा दिया था। अब इससे ये समझ में आता है कि राजा हर्षवर्धन की जो जीवनी है जिसके अंदर राजा हर्षवर्धन का इतिहास लिखा हुआ है वो है हर्षचरित्र। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। तो हर्षचरित्र के अंदर जो इसके रचयिता थे बाणभट्ट, उन्होंने जानबूझकर इस बात को छुपा लिया था कि राजा हर्षवर्धन चालुक्य पुलकेशिन से हार गया था। समझ में आ गया आप सभी को? तो इतिहास को इस तरीके से भी दोस्तों मैनिपुलेट कर दिया जाता था। लेकिन इस चीज़ का दावा इतिहासकारों को अलग अलग सोर्स से किया जाता था। अब मान लो कि इतिहासकार सिर्फ इसी की बातों को सुनकर रह जाते कि राजा हर्षवर्धन कभी हारा ही नहीं है, तो पता नहीं चल पाता कभी भाई। तो जब इसका सोर्स हमने पढ़ा यानी कि चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय का जब सोर्स पढ़ा गया तो उसमें यह दावा किया गया कि चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा राजा हर्षवर्धन को हराया गया था। तो इसलिए एक हिस्टोरियन जो एक इतिहासकार होता है वो तमाम रिसोर्सेज को पहले स्टडी करता है, उसके बाद ही सोसाइटी के अंदर यानी कि कह सकते हो कि यूनिवर्सल रूप से डिक्लेयर किया जाता है कि हमारा इतिहास इस तरीके से था। अभी भी दोस्तों इतिहास में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एक्चुअली में अभी सही से रखा नहीं गया सामने लोगों के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये देखते हैं हम
कि आखिर इतिहास का मतलब क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ द इतिहास, जिसको दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, क्या कहते हैं, हिस्ट्री। क्लियर है? इसका मतलब होता है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। ठीक दोस्त, आप कह सकते हो कि एक्यूरेट, बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो, ऐसा अक्सर नहीं होता। कई बार उसमें इमेजिनेशन या जो ओरल रूप से जो लोगों के द्वारा सुना जाता है, थोड़ा बहुत उसके अंदर इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसी को हिस्ट्री कहा जाता है। अब हिस्ट्री के अंदर अक्सर ये होता है कि जो रिटन रिकॉर्ड होते हैं उसी को हिस्ट्री माना जाता है। जो रिटन रिकॉर्ड नहीं होंगे उसको हिस्ट्री नहीं कहा जाता। उसको तो प्रागैतिहासिक काल के अंदर, यानी कि हिस्ट्री के पहले वाला जो टाइम था उसके अंदर रखा जाता है। अब आगे चल के दोस्तों ऐसा कई बार देखा गया है, जो रिटन रिकॉर्ड नहीं है फिर भी उसको हिस्ट्री में शामिल किया गया। अब जैसे दोस्तों कि हमें महाभारत के बारे में जानना है, तो अभी भी दोस्त अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, ऐसे तो हम महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन कुछ दिन पहले मैनपुरी के अंदर, यूपी के मैनपुरी के अंदर दोस्त, कुछ वहाँ पे लोग किसान खेती वगैरह कर रहे थे, तो जैसे उन्होंने गड्ढा खोदा उन्हें कई सारे औजार मिले। अब उस औजार की जब पुष्टि की गई तो इतिहासकारों ने ये बताया कि ये तो भाई कब, त्रेता युग का है, यानी कि लगभग आज से 5000 साल पहले का है ये, जब देवताओं का युग, यानी कह सकते हो कि जब सतयुग था, त्रेता युग है, उन टाइम का ये औजार पाया गया है। तो आप समझ सकते हो कि इस चीज़ की जानकारी हमें इतिहासकार आज भी बताते हैं, जो जो टाइम टू टाइम मिलते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के औजारों की हमें आज भी जानकारी मिलती रहती है, जो नए नए चीज़ हमें मिलते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इंडियन हिस्ट्री को जानने के ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं, जिनमें सबसे पहला सोर्स है लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस के अंदर में भी दो सोर्सेस आते हैं, पहला है रिलीजियस और दूसरा है नॉन रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है इसका रिलेशन धर्म से हो, और नॉन रिलीजियस का मतलब होता है जिसका संबंध धर्म से ना होकर ऐसे ग्रंथ या ऐसे बुक से होती है जिसका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। चलिए पहले बात करते हैं हम रिलीजियस लिटरेचर का। भारत के अंदर जो सबसे पुरानी धार्मिक ग्रंथ है वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों को मिलाकर वेद बनता है, यानी कि इनको ही वेद कहा जाता है। ये भारतीय समाज के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व यानी इंपॉर्टेंस रखते थे। तो ऋग्वेद के अंदर भी प्रार्थनाएं हैं, जो उस टाइम से लोग सोसाइटी यानी कि हमारी पूरी रेगुलेट होती थी। अब उसके बाद जो यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इसके अंदर भारतीय समाज की जो अनुष्ठान है, पूजा पाठन के तरीका हो गया, पुराण वगैरह हो गए, है ना, एंड मंत्र वगैरह हो गए, इन सब का इसके अंदर वर्णन या इन सब को इसके अंदर डिस्क्राइब अच्छे से किया गया है। ये हो गए हमारे वेद। क्लियर है? इनका रचना कब हुआ है, यानी कि इनको कब लिखा गया है? इनको 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व के बीच में इनको लिखा गया है। इसके बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद के अंदर आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में बताया गया है। ये हो गए हमारे उपनिषद। इसके बाद आते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लगभग 400 ईस्वी तक महाभारत और रामायण की रचना होते रही है, यानी कि बहुत लंबा टाइम पीरियड है रामायण और महाभारत की रचना काल का। क्लियर है? देखो, महाभारत के रचनाकार जो थे वो व्यास मुनि को माना जाता है। किसको माना जाता है? व्यास मुनि को माना जाता है। स्टार्टिंग में जब रामायण को, यानी कि आप देखोगे रामायण या महाभारत, इसके जो श्लोक हैं वो स्टार्टिंग में कम थे, बट आगे चलकर वो बढ़ते चले गए। जैसे कि हम महाभारत की बात करें तो स्टार्टिंग में इसमें 800 यानी कि 8800 श्लोक हुआ करते थे, जब इसको जय गीता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का सबसे पहला नाम है जय गीता। जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए तो ये थोड़ा सा और बढ़ गया, तो दोस्त इसको कहा गया भारत। लेकिन जब इसके अंदर टोटल 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसको कहा गया महाभारत। तो इस तरीके से इसका नाम महाभारत रखा गया। लेकिन जो रामायण है, रामायण के अंदर टोटल 6,000 श्लोक थे, आगे चल के 12,000 श्लोक हो गए, और आगे चल के दोस्त जब और इसमें बढ़ोतरी हुई तो टोटल 24,000 श्लोक तक ये बढ़ गया। जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनको, जो धार्मिक साहित्य होते हैं, जो कह सकते हो जो रिलीजियस लिटरेचर होते हैं, इनको सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्र कहा जाता है। सूत्र का मतलब होता है ऐसे बुक या ऐसे लिटरेचर जिनका संबंध, जिनका रिलेशन रिलीजन्स के है, यानी कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनसे, रिलीजन से होता है। राजाओं के द्वारा भी किए गए बलि यज्ञ, यानी कि राजा टाइम टू टाइम दोस्त अपनी शक्ति को दिखाने के लिए जानवरों का यानी कि बलि चढ़ाया करते थे, यज्ञ पूजन हुआ करता था। तो जो इन चीज़ के बारे में बताते हैं हमें, उसको स्रोत सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
स्रोत सूत्र के नाम से उसको जाना जाता है। अब इसके बाद भी ऐसे रिलीजियस लिटरेचर हैं जैसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के द्वारा जो धार्मिक ग्रंथ दिए गए हैं, इन्हीं का 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का टाइम का इनका जो टाइम पीरियड है। बौद्ध रचनाएं पाली भाषा में दोस्तों लिखी गई है। एंड इसके बाद देखें तो बौद्ध धर्म के अंदर जो मेन जो ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। कौन सा पिटक? त्रिपिटक। त्रि मतलब 3 ऐसे पिटारे। पिटारे मतलब दोस्त सिंपल ये भूखी है बट इसको पिटारा कहा गया है। जैसे बोलते हैं कि एक इंसान पूरा ज्ञान का पिटारा उसके अंदर भरा हुआ है, वैसे ये पूरी ग्रंथ है जिसमें बौद्ध शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म के कुछ नियम हैं, रूल रेगुलेशन है, ये है। तो त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बुक। कौन कौन से? सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इन तीनों को मिलाकर बनता है त्रिपिटक। अब इसके अंदर देखो महात्मा बुद्ध जी की शिक्षाएं, सबसे पहले जो मठ हुआ करता था जहाँ पे बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स आके बैठा करते थे, उनकी भी पूरी इसके अंदर नियम है। कौन से लोग बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, कैसे फैला सकते हैं, इसका स्प्रेड कैसे हो, सब कुछ इन ग्रंथों के बारे में लिखा है। सबसे मेन है वो है टीचिंग्स है, यानी कि जो बुद्धिज़्म है उनकी मेन प्रिंसिपल्स क्या है, उनकी मेन टीचिंग्स क्या है, यानी कि उनकी मेन शिक्षाएँ क्या है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है बौद्ध धर्म के अंदर वो है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ उस ग्रंथ को कहा जाता है जो हमें ये बताता है कि महात्मा बुद्ध जी को जन्म लेने से पहले, इससे पहले उनको लगभग 550 बार जन्म लेना पड़ा था। उनका पहले भी 550 बार जन्म हो चुका था। ये बताता है हमें जातक ग्रंथ, यानी कि उनके पुनर्जन्म रिवर्थ के बारे में बताता है जातक ग्रंथ। आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर अगर हम प्रकाश डालें तो ये जो त्रिपिटक है ये हमें बौद्ध धर्म जब फैल रहा था तो बुद्धिज़्म के टाइम के अकॉर्डिंग जो उस टाइम की जो सोसाइटी थी, उस टाइम के लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किया करते थे, उस टाइम का जो पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था, उस टाइम जैसे कि अशोक ने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इसको स्प्रेड करने में, है ना, आसपास के देशों में इसको फैलाने में, प्रचार प्रसार करने में। एंड फिर जाके कैसे अशोक भी एंड में जब कलिंग युद्ध हुआ तो उसके बाद वो खुद उन्होंने बुद्धिज़्म को अडोप्ट कर लिया। तो ये सारी जो घटनाएं हमें कौन बताता है? ये सारी हमें त्रिपिटक से भी पता चलता है। ठीक है, तो त्रिपिटक का दोस्त बहुत बड़ा रोल है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद जो आती है मेन जो पॉइंट है यहाँ पे क्या है, जैन पाठकों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। यानी कि जो जैनिज्म है, महावीर स्वामी जी की जो टीचिंग्स है उनको भी जैसे कि श्वेतांबर द्विकांबर में आगे चल के डिवाइड हो गए, वैसे ही बौद्ध धर्म भी महायान हीनयान में डिवाइड हो गया था आगे चलकर। ठीक है, गुजरात के वल्लवी, कहाँ पे? गुजरात में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ जैनिज्म का, वहाँ पे व्यापारियों के अंदर बहुत फेमस हुआ जैन धर्म। ठीक है, लेकिन इनके नियम बहुत कड़े हुआ करते थे, इसलिए आगे चल के जो बुद्धिज़्म बहुत तेज़ी से हुआ तो ये कुछ सेक्टर में जाके ये लिमिटेड हो गया। ठीक है, बहुत कड़े नियम है जैन धर्म के अंदर। जैन धर्म की हम बात करते हैं तो गुजरात के वल्लवी में 6ठी शताब्दी ईस्वी में ये बहुत तेज़ी से वहाँ पे फैलता चला गया। और आज भी दोस्त ऐसे काफ़ी सारे व्यापारी वर्ग हैं गुजरात के जो जैनिज्म से बिलोंग करते हैं, इनको अंग कहा जाता था। यानी कि जो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, तो जैन धर्म की जो बुक्स वगैरह हैं जो उनके जिनमें उनकी टीचिंग्स लिखी गई है, उनको अंग कहा जाता है। टोटल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म के अंदर, उन सभी के द्वारा कहीं ना कहीं कोई ग्रंथ दी गई है, उन्हीं को अंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी तक जिसकी हमने बात करी है उन सभी का संबंध, उन सभी का रिलीजन कहीं ना कहीं रिलीजन से था। जैसे वेद हो गए, हमारे रामायण महाभारत हो गए, बुद्ध धर्म और जैन धर्म के जो ग्रंथ हो गए, त्रिपिटक हो गए वगैरह, है ना, ये सब हो गए, जैसे कि त्रिरत्न वगैरह हो गए। लेकिन अब हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उनका रिलेशन धर्म से ना होकर सोसाइटी में रहने वाले लोगों की कर्तव्य से है। अब लोग सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारा कुछ ना कुछ तो कर्तव्य बनता है। तो उस टाइम भी लोगों का कर्तव्य हुआ करता था कि तुम्हारी ये ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कैसे एक सोसाइटी उन लोगों को रेगुलेट होना है, सोसाइटी चलेगी कैसे। इसको कहा जाता है सेकुलर लिटरेचर या धार्मिकेतर साहित्य, यानी कि नॉन रिलीजियस लिटरेचर, जिनका संबंध धर्म से नहीं है, लेकिन ये है एक एक्चुअली में एक साहित्य, एक बुक ही है, एक ग्रंथ ही एक तरफ से। तो इसमें भी धर्म शास्त्र या संहिताएं आते हैं। संहिता मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ कंडक्ट कह लो आप, है ना, जिससे कि हमारी सोसाइटी पूरा कंडक्ट होती है, जिससे सोसाइटी हमारी चलती है, जिसके अंदर लोगों को चोरी ना करना, हत्याएं ना करना, व्यभिचार ना करना, इन सभी से लोगों को ना करने, प्लस अगर लोग चोरी हत्या कोई ऐसा कोई कांड करते हैं तो उनको कौन सी सज़ा दी जाए, ये सारी ग्रंथ हमें बताते हैं। जैसे मनुस्मृति हो गया, सबसे पहले समाज के अंदर किस
जुर्म के लिए लोगों को कौन सा दंड दिया जाएगा, मनुस्मृति इस बारे में सही से बताती है। आखिर महिलाओं के कौन कौन से अधिकार होंगे, आखिर महिलाओं की स्थिति के बारे में यह जानना है या उस टाइम के समाज के बारे में जानना है, तो मनुस्मृति इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। एंड भारतीय विधि संहिता, ये इसलिए सब हैं जिनका संबंध धर्म से तो स्पेशली इस तरह के नहीं कहेंगे, समाज में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं के लिए इसका संबंध है। ठीक है, कौटिल्य की दोस्तों बुक है अर्थशास्त्र, जो मौर्य एम्पायर के पूरी हिस्ट्री के बारे में बताती है। आखिर मौर्य एम्पायर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ करता था, मौर्य एम्पायर के अंदर मिनिस्टर्स कैसे हुआ करते थे, आगे सोसाइटी रेगुलेट कैसे हुआ करता था, उस टाइम की पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इसके बारे में कौटिल्य के द्वारा जो बुक लिखी गई है इकोनॉमी, इसके बारे में हमें बताया जाता है। ठीक है, यानी कि जो मौर्य एम्पायर है इसके बारे में हमें अर्थशास्त्र से पता चलता है। देखो, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इन पॉइंट्स को देखें और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इस पॉइंट्स को देखें, ताकि आपको एक एक्चुअली में जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। वीडियो के लास्ट में आपको मैं नोट्स दूंगा, उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड अष्टाध्यायी, एक ये भी बहुत बड़ी मतलब कह सकते हो कि मस्त बुक है यार, जिसका रचनाकाल 700 ईस्वी पूर्व था। ये भी हमारे भारत के उस टाइम के समाज के बारे में बताते हैं। कालिदास, जो कि गुप्त काल के दौरान के ही टाइम के हैं ये, तो इनके द्वारा जो रचना की गई है, जैसे दोस्त अगर देखोगे कालिदास के द्वारा जो मेन जो रचना की गई है वो क्या है, अभिजनांशुकुतलम पहली है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऋतुसंहारा और मेघदूतम। ये 3 ऐसी बुक्स हैं जो कि कालिदास के द्वारा रचना की गई है, इसको लिखा गया है, जो हमें उस टाइम के गुप्त टाइम के, यानी गुप्तास जो पीरियड चल रहा था गुप्त साम्राज्य के, उस टाइम के बारे में हमें बताते हैं। गुप्त वंश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताते हैं। यानी कि जो कालिदास के द्वारा जो रचित की गई है 3 जो ग्रंथ है ये हमें किसके बारे में बताता है, गुप्त काल, जब गुप्ता डायनेस्टी चल रहा था उस टाइम की सोशल और कल्चर एक्टिविटीज़ के बारे में ये हमें बताते हैं। कश्मीर का इतिहास जानने के लिए हमें राजत रंगनी, दोस्त राजत रंगनी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लगभग 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास की, अगर हमें कश्मीर का इतिहास जानना है तो हमें राजत रंगनी के द्वारा पता चलता है। इसको लिखा किसने था दोस्त, इसको लिखा था कल्हण ने। कल्हण के द्वारा इसको लिखा गया था राजत रंगनी को, जो हमें जम्मू एंड कश्मीर यानी कि मेन आप कहोगे दोस्त तो कश्मीर के बारे में हमें बताता है। इसके बाद है हर्षवर्धन की जो मेन जो जीवन परिचय है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, बाणभट्ट। एक बुक लिखी गई बाणभट्ट के द्वारा जिसका नाम था हर्षचरित। क्या नाम था इसका, हर्षचरित। और ये हर्षचरित हर्षवर्धन जो राजा है इसकी पूरी जीवनी बताती है, उस टाइम की पूरा सिस्टम बताता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर। तो इसलिए बाणभट्ट के द्वारा जो हर्षचरित लिखी गई है ये राजा हर्षवर्धन के बारे में सही से हमें जानकारी दे देती है। ठीक है, दक्षिण भारतीय अगर साहित्य की बात करें तो संगम साहित्य क्या होता है दोस्त, टाइम टू टाइम कवियों का सम्मेलन हुआ करता था, तो उस सम्मेलन को संगम कहा जाता था। तो उसी टाइम पे जो टाइम टू टाइम जो कवि लोग आया करते थे तो वो कुछ कहा करते थे या स्पीच दिया, भाषण दिया करते थे, तो उसी चीज़ को बुक्स में या ग्रंथ के टाइप में लिख लिया जाता था। इसी को संगम साहित्य कहा जाता है। तो अगर हमें साउथ इंडियन के बारे में जानना है तो हमें संगम साहित्य पढ़ना होगा। संगम साहित्य से हमें भारत के साउथ इंडियन है, दक्षिण भारत के बारे में पता चलता है, जो कि बेसिकली तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो साउथ के लिए संगम बहुत ज़्यादा, यानी संगम साहित्य बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है दोस्त, इन संगम साहित्यों के अंदर नायकों की परिस्थिति की कविताएं मिलती है, यानी कि कविताओं के द्वारा संगम साहित्य में लिखा गया है। शिल्पदिकारम दोस्त काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, शिल्पदिकारम, ये और मणि मेकली, ये दो ऐसे संगम साहित्य हैं जो दक्षिण भारत के बारे में, राजनीतिक सिस्टम, वहाँ का आर्थिक सिस्टम कैसा था, इन सब के बारे में हमें बताते हैं ये दोनों। ठीक है दोस्त, शिल्पदिकारम और मणिमेकली, ये दो थोड़ा साउथ के हैं, थोड़ा सा आपको वर्ड या थोड़ा याद करना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड दोस्त लगभग 300 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के बीच में इनका रचना किया गया, यानी जो संगम साहित्य है, जो संगम लिटरेचर है, इनका जो टाइम पीरियड है कंपोजिशन का, इनको लिखने का, वो है 300 BC से लेकर 300 AD। जब BC की बात आ रहा हो, यानी कि जब ईस्वी पूर्व की बात आ रही हो, तो ईसा मसीह जी के जन्म से पहले का टाइम है, और जो AD की बात आ रही हो तो ईसा मसीह जी के जन्म के बाद का टाइम है। अर्थव्यवस्था
और राजनीतिक अध्ययन यानी कि संगम साहित्य हमें साउथ की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए अब बात करते हैं हम गैर साहित्यिक स्रोत यानी कि नॉन लिटरेरी सोर्सेस। ऐसे सोर्सेस जो बुक्स या ग्रंथ के टाइप में तो नहीं है बट कॉइन्स वगैरह शिलालेख या विलेख के टाइप में है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है दोस्तों इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख, जिसको शिलालेख भी कहा जाता है। आखिर इसका मतलब क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। देखो, ये एक हैंड रिटन होता है यानी कि हाथों से लिखवाया जाता है या लिखा जाता है किसी हार्ड सरफेस पे। अब मान लो कोई पत्थर का टुकड़ा है या कोई खंबा है, कोई सरफेस है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, कोई मंदिर की दीवार है, कोई ऐसा वॉल है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, तो हार्ड सरफेस पे जैसे स्टोन हो गया, ठीक है, कोई मेटल हो गया, कोई किले हो गया, ऐसे चीज़ों पे जब कोई राजा अपने और अपने समाज के बारे में या अपनी जानकारी कोई देना चाहता था आने वाली जनरेशन के लिए, तो वो अपने टाइम पे कोई अभिलेख इस तरीके से खुदवाया करते। देखो दोस्त, मान लो ये एक पत्थर है, देखो आपको दिख रहा हो इस इमेज तो देखो किस तरीके से इस पर लिखाया गया है कुछ कॉइन्स के अंदर, ये देखिए। तो खुदर के दोस्त है ना, बहुत मतलब कि आप पत्थर पे लिख रहे हैं ऐसे हैं तो हाथों से जैसे लिखते हैं वैसा लिख देंगे, तो बहुत तेजी से गड़ा कर इस तरीके से लिखा जाता था। इसी को अभिलेख कहा जाता है, शिलालेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिलालेख। तो पत्थर, धातु, पकी हुई मिट्टी आदि जैसी सख्त सतह पर यानी कि बिल्कुल हार्ड सरफेस पर जब खुरच कर उकेरी हुई लिखावट को अभिलेख कहा जाता है। समझ में आ गया आप सभी को? प्लीज़ एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में कह देना चाहता हूँ कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स होते हैं। तो प्लीज़ मैं दोनों चीज़ों को लिख देता हूँ यहाँ पे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो प्लीज़ आप रीड करते रहना ताकि एक बार में मैं एक ही टॉपिक को बोल पाऊँगा। मेरी भी थोड़ी भावनाओं को समझना आप सभी। चलिए देखो, इन अभिलेखों के अंदर राजाओं की यशोगाथा लिखी जाती है। अब कोई राजा है, अब ये जरूर चाहेगा कि भाई मैं बहुत महान हूँ तो आने वाली जनरेशन मेरे बारे में जानेगी कैसे, तो वो अभिलेख लिखवाया करते थे अपने दरबारियों से कह कर। तो इसलिए अभिलेख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसके अंदर उनकी प्रशंसा की जाती थी। अब एक राजा के जो अच्छे अच्छे काम हैं जो उसने की है उसके बारे में, जैसे कि अशोक हो गया, उसके भी कई अभिलेख मिले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में अशोक ही ऐसा है जिसके बहुत सारे अभिलेख हमें मिले हैं और काफ़ी फेमस भी हुए हैं, जो अभी तक हमें इसके सोर्सेस मिले हैं। ठीक है, उनके अंदर उनको एडमायर काफ़ी मतलब कि प्रेस तारीफ़ की गई है इन अभिलेखों के अंदर। अब जाहिर सी बात है कि जो राजा अपने बारे में लिखवाना चाहेगा वो तो कभी गंदे बात या कोई ऐसे काम तो लिखवाएगा ही नहीं जिससे कि उसकी बेइज्जती हो, तो वो कोई ऐसी चीज़ लिखवाएगा भाई आने वाली जनरेशन उसको पढ़े और इंस्पायर्ड हो इस तरीके से। ठीक है, तो शिलालेख जो होते थे वो प्राकृत भाषा में लिखा जाता था। ये प्राकृत भाषा काफ़ी यूज़ हो रहा है, ये प्राकृत लैंग्वेज इसलिए लिखा जाता था, ये इसलिए इसको यूज किया जाता था गवर्नमेंट यानी कि राजाओं के द्वारा भी, क्योंकि उस टाइम जो आम लोग की भाषा थी वो प्राकृत भाषा हुआ करती थी। लोग प्राकृत भाषा में ही आपस में बातचीत किया करते थे। शिलालेख सबसे पहले मौर्य सम्राट अशोक ने लिखवाया, यानी कि सबसे पहले जो अभिलेखों की शुरुआत है, खुरच कर लिखवाने की जो शुरुआत है वो अशोक ने किया। इसलिए दोस्त ये महान सम्राट अशोक कहलाए। तो शिलालेख प्राकृत भाषा में है। उत्तर पश्चिम शिलालेखों की भाषा जो है वो खरोष्ठी है। देखो मेनली जो मेन जो भाषा हुआ करती थी इस टाइम वो कैसे, तो ब्राह्मी भाषा, एक खरोष्ठी हो गई, एक प्राकृत हो गई, दोस्त एक आरामाइक और यूनानी। मेनली ये सारी हमारी भाषाएं हुआ करती थी। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें सबसे पहली अगर हम भाषाओं की जननी कहें तो वो ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि से ही अनेक हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ दोस्त इन सब का मतलब विकास हुआ है। ठीक है, आगे चल के कैसे हुआ है, देखो अफगानिस्तान के शिलालेखों की जो भाषा थी वो अरामाइक और ग्रीक भाषा हुआ करती थी। तो जो ब्राह्मी लिपि है इसको पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में मिली जेम्स पिरसेम को, जो कि उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक अधिकारी हुआ करते थे। और इन्होंने ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, और जब इन्होंने पढ़ा दोस्त तो भारत में जो मेन जो भाषाएं हैं उन सबकी लिपि का डेवलपमेंट हुआ ब्राह्मी लिपि के द्वारा। जो ब्राह्मी लिपि है उसको बाईं ओर से शुरू किया जाता है और दाईं ओर यानी कि बाईं से दाईं जा, जिस तरीके से अभी हम लिखते हैं इस तरीके से लिखा जाता है। एंड जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, जैसे कि उर्दू देखते हैं, उर्दू हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे लिखते हैं, है ना, इस तरफ से यानी कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। लेकिन जो ब्राह्मी लिपि है वो होती है बाईं ओर से दाईं ओर। ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट की जाती है, यहाँ पे ख़त्म की जाती है। तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी था और ब्राह्मी लिपि से ही भारत के तमाम भाषाओं का विकास हुआ है।
खरोष्टी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जिस तरीके से उर्दू लिखी जाती है। अशोक की जो नीतियाँ हैं उसको समझने में हमारी बहुत हेल्प करती है, जो ये अभिलेख हैं जो अशोक के द्वारा स्पेशली लिखवाए गए हैं। दक्कन के जो 7 वाहन राजाएं हैं उनके द्वारा भी जो भूमि दान शुरू किया गया था, इसकी भी हमें जानकारी अभिलेखों से पता चलती है। एंड दान दाताओं का जो विवरण है ये अभिलेखों के अंदर बिल्कुल बताया गया है। तो धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों की भी जानकारी हमें देता है ये, कि उस टाइम जो कॉइन्स हुआ करते थे या जो अभिलेख हुआ करते थे उसके ऊपर भगवानों या राजाओं के साइन मिले हैं। जैसे कि अशोक को दोस्त देवपुत्र या देवतुल्य कहा गया है ना, एंड देवों के प्रिय भी कहा गया है ना। तो इस चीज़ का मतलब सिर्फ ये हुआ कि उस टाइम पे राजाओं को अपने बारे में कॉइन्स पे या अभिलेखों में खुदवाना बहुत पसंद आया करता था। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। और सोने के सिक्के अगर सोसाइटी में ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अच्छा है और सोसाइटी प्रॉफिट में चल रही है। आगे आने वाले टाइम में सोने के सिक्के खत्म होते चले गए क्योंकि आर्थिक तंगी आ गई। तांबे के पत्थरों पर खुदे अभिलेख भूमि स्वामित्व के प्रमाण के रूप में तैयार किए जाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि तांबे, अगर आपने दोस्त देखा होगा तो कॉपर के पतले पतले से कुछ, आज हमें एक थाली होती है, थाली में खाना खाते हैं हम, तो उतने ही पतले पतले बड़े बड़े पात्र हुआ करते थे, तो उसके ऊपर भी लिखवाया जाता था, उसके ऊपर भी, तो उसी को ताम्र पात्र कहा जाता था। क्लियर है क्या कहा जाता था उसको? ताम्र पात्र। तो जो उसको ही आप एक तरीके से इंस्क्रिप्शन ही कह सकते हो, एक अभिलेख के रूप में कह सकते हो। तो ये जो अभिलेख हैं जिसको हम सभी जो शिलालेख कह रहे हैं, इनमें कुछ बाधाएं भी आती है हमारे इतिहासकारों को। ऑब्स्टेकल्स कौन कौन से हैं, चलिए हम पहले इनको समझते हैं। सबसे पहले जो अक्षर होते हैं वो इतने हल्के खुदाए गए होते हैं कि आज के टाइम की जो जनरेशन है वो इसको सही से समझ ही नहीं पाती। दैट मीन्स जो हमारे हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार है, वो सही से पहचान नहीं पाते। तो इसकी सबसे बड़ी कमी है। तो लेटर्स आर लाइटली है, क्या है मतलब दोस्त, एनग्रव्ड है, मतलब कि सही से दिख नहीं रहे हैं। पढ़ना और समझना आज पॉसिबल नहीं है। कई जो दोस्त फट जाते हैं, कई जो टूट जाते हैं, कई अक्षर गायब हो जाते हैं। लेटर्स भी दोस्त कई सारे डिसअपियर हो जाते हैं इसके अंदर, तो पढ़ नहीं पाते। और कुछ जो इसके लेटर्स के जो या कुछ वर्ड्स के जो मीनिंग है वो क्लियरिटी मेंशन नहीं है, और जो क्लियरिटी के साथ हमारे हिस्टोरियंस जो इतिहासकार हैं उनको भी समझ में नहीं आया है। इसलिए कुछ अभिलेख आज भी हमारे समझ से बाहर है। तो पहला हो गया अभिलेख, जो हमें हमारे इतिहास को समझने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इन अभिलेखों को राजा खुद ही अपने द्वारा लिखवाते हैं या खुदवाते हैं। तो वो अपने साम्राज्य के बारे में, अपने बारे में उस पर लिखवाते हैं, तो उससे ही पढ़ के हम उस टाइम के बारे में समझ सकते हैं। दूसरा है कॉइन्स, सिक्के। देखो, जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं उनको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। एलियोग्राफी, पोलियोग्राफी दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। सिक्कों पर लिपि, आकृति और दृश्य, यानी कि स्क्रिप्ट पे, यानी जो सिक्के जो होते हैं कॉइन्स, उसके ऊपर काफ़ी वाले स्क्रिप्ट भी पाए गए हैं, कुछ फिगर, कुछ पिक्चर्स। ये देखोगे आप, इस पे दोस्तों फिगर हैं, कई देवताओं के, है ना, भगवानों के पिक्चर भी इस पे लगे होते थे कोई। एंड इस तरीके से ये उस टाइम के सोसाइटी के अंदर कल्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है। ये प्राचीन जो सिक्के हैं वो तांबा, चांदी, सोना और शीशे में पाए गए हैं। शीशे में यानी कि इन मेटल्स के अंदर वो बने हुए मिले हमें, जिनको आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के का मतलब ये है कि इसके ऊपर इस तरीके से डिज़ाइन, पिक्चर्स बने होते थे। इनको बाहरी चीज़ों पे मतलब दोस्तों रखते कि इन पर छाप दी जाती थी, कि मोहर टाइप में दी जाती थी, जिससे कि ये पहचान हो कि ये कॉइन्स उस टाइम के राजा के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि उस टाइम का राजा का इस पर अक्सर नाम भी लिखा हुआ देखा गया है कॉइन्स के ऊपर। और जो टाइम पीरियड है वो भी लिख दिया कर, जैसे कि दोस्त आज भी हमारे कॉइन्स के ऊपर ये ऐसा लिखा होता है, देखिए 2005 या 2020 ऐसा लिखा होता है। तो ऐसे ही दोस्त उस टाइम के राजाओं के द्वारा भी ईयर्स लिखवा दिया जाता था, जिससे हमें आसानी होती है उस चीज़ को समझने में। नाम और आकृतियाँ वाले जो सिक्के हैं वो भारतीय और यूनानियों ने जारी किए हैं। जिस कॉइन्स के ऊपर नेम्स और अलग अलग, मतलब कि देखो कि आप कुछ फिगर्स वगैरह बने हुए हैं, तो ऐसा इंडियन और यूनानियन के द्वारा ही, यानी जो यूनानी है उनके द्वारा ही ये ऐसे मतलब कोई चलाए गए हैं मार्केट के अंदर। कुषाण शासकों के द्वारा सबसे पहले सोने के उच्चतम कोटि, कह सकते हो कि सोने के सिक्के चलाए गए भारत के अंदर, फर्स्ट सेंचुरी यानी कि प्रथम शताब्दी के अंदर। दर्शनीय स्वर्ण मुद्राएं गुप्त वंश के शासकों ने जारी किए, यानी कि जो उच्चतम कोटि के जो सोने के सिक्के हैं वो गुप्त पीरियड के द्वारा जारी किए गए हैं। गोल्ड के जो कॉइन्स हैं, और ये इतने उच्च कोटि के हैं, इसलिए इसको
गोल्डन एरा के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो गुप्ता पीरियड है उसको गोल्डन एरा या गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण युग भी कहा जाता है गुप्ता पीरियड्स को। ठीक है दोस्त, विनिमय के लिए उपयोगी सिक्के होते हैं ये, एक्सचेंज के लिए काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस है। आर्थिक इतिहास को बताते हैं ये, हमें सिक्के के कॉइन्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये बता रहा हूँ। सबसे पहले यूज़फुल कॉइन्स फॉर एक्सचेंज के अंदर इकोनॉमिक हिस्ट्री हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है। अगर सोने के सिक्के हैं तो समझ लो सोसाइटी बहुत संपन्न है ना, बहुत आगे तरक्की पे है। सोने के चांदी के हैं तो थोड़ा कम, शीशे के हैं तो और भी कम। ठीक है, तो सोना भाई को पता है यार, तो सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड। एंड व्यापारी और दस्तकार के बारे में वहाँ की जानकारी, मर्चेंट्स और जो क्राफ्ट्समैन्स होते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देती है हमें कॉइन्स। राजाओं और देवताओं की जो आकृति, जो फिगर्स मिलते हैं हमें किंग्स के इसके ऊपर, है ना, कॉइन्स के ऊपर, तो हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। धर्म पे भी प्रकाश डाला जाता है, जैसे कि देवी देवताओं के पिक्चर्स भी इसके अंदर पाए गए हैं कॉइन्स के ऊपर। क्लियर है। इसके बाद आते हैं पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। पुरातत्व का मतलब क्या होता है? देखो, पूरा मतलब होता है पुराना, और तत्व मतलब होता है एलिमेंट्स जो हमें खुदाई करने के बाद मिलते हैं। अब आज से लगभग 2000 साल पहले, 3000 साल पहले जो लोग यूज़ किया करते थे, वो जब सभ्यता नष्ट होती है तो वो मिट्टी में भी दोस्त दब जाती है। तो खुदाई के बाद वो जब बाहर निकल कर आती है तो उसको ही पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व यानी कि जो फिजिकल रूप से जो हमें दिख रहा हो। ठीक है, तो भौतिक अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व की सहायता से होता है, यानी कि द स्टडी ऑफ फिजिकल रिमेन्स इज डन विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजी। अब देखो, बीते युगों के अंदर मनुष्य के द्वारा अपने जीवन में कई चीज़ों का यूज़ किया जाता था। अब कई चीज़ों का यूज़ किया जाने का मतलब ये है कि वो चीज़ हमें उस टाइम के बारे में बताती है। तो जो इतिहास होता है जो मेनली जो हिस्ट्री है, वो रिटन रिकॉर्ड को हिस्ट्री कहा जाता है, यानी कि जो लिखित है, जो रिटन मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है, उसी को मेनली हिस्ट्री या इतिहास कहा जाता है। अब जो रिटन अवेलेबल नहीं है उसको हमने कह सकते हो कि या तो उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो भाई, 2500 ईस्वी पूर्व में सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात आती है, इसकी जो लेखन की शैली है इसको आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। इसको दो ठीक दाई से बाईं ओर लिखा जाता था, जिस तरह से खरोष्टी लिपि जिस तरीके से उर्दू लिखते हैं ना, दाई से, है ना, इस तरफ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ की ऐसी सभ्यता हुआ करती थी। लगभग 375 से 400 तक इसके अंदर साइन मिले हैं, जो चिन्ह हैं वर्ड्स के मिले हैं, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है। एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एंड इस लिपि को पढ़ा तो नहीं गया है, खुदाई में 7 लाख वर्ष पुराने मानव द्वारा ऐसे कई औजार मिले हैं। तो जब पुरातत्व यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की, जो उन औजारों या जो पुरातत्व, जो पुरानी पुरानी वस्तुएं मिलते हैं जिसको भग्नावशेष कहा जाता है, उन सभी चीज़ों का रिसर्च करते हैं और उनका निवास स्थान क्या था, आखिर ये कब का है, किस टाइम का है, उनके बारे में पता लगाया जाता है। क्लियर है। मिट्टी के बर्तन, औजार, किस प्रकार के खाद्यान्न का इस्तेमाल करते थे, यानी कि अनाज कौन सा खाते थे, फूड सिस्टम, कल्चर क्या था, इन सब का पता लगाया जाता है पुरातत्व के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल के द्वारा। ठीक है। दक्षिण भारत में व्यक्ति को निजी वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था, यानी कि जब मरने के बाद दफनाया जाता था आबादी से ठीक दूर, तो उन्हीं के साथ कुछ बर्तन वगैरह हो गए, है ना, जो वो चीज़ यूज क्या करते हैं डेली यूज के, उनको भी कुछ गहने जैसे कि सोने चांदी, इन सब चीज़ों को रख के, कोई मन के हो गए, मन के मतलब मोतियों के हार वगैरह, उनको भी रख के दफना दिया जाता था। तो वही चीज़ हमें आज खुदाई में मिले हैं। जैसे जो सब देखेगा महापाषाण, मैगलिथ जो हमारा टाइम पीरियड था, मैगलिथ मतलब महापाषाण, जब बड़े बड़े पत्थरों को यूज किया जाता था। ठीक है। एंड पत्थरों को ही जो कोई जब किसी को दफनाया जाता था मरने के बाद, तो उसी पत्थरों को उसके ऊपर रख दिया जाता था। ठीक है। 3री सदी ईस्वी पूर्व यानी कि 3rd सेंचुरी ईस्वी पूर्व की बात है, जब रेडियो कार्बन या कार्बन 14 का डिस्कवर होना स्टार्ट हुआ। ये रेडियो कार्बन या कार्बन 14 का मतलब क्या होता है? देखो, तो जो इंसान मरते हैं, जब ये इंसान नष्ट, हमारी जब बॉडी नष्ट होती है, तो नष्ट होने के बाद ये आसपास की चट्टानों या मिट्टी में शामिल यानी समा जाती है। अब जब हम उस चीज़ की मिट्टी की जांच करते हैं तो उसके अंदर कार्बन मिलता है, उसी कार्बन को कार्बन 14 कहा जाता है। अब ये हमें बताते हैं कि जो ये उस टाइम के जीव है या जो कोई वस्तु है, ये किस टाइम की है, या इसमें जो रेडियोधर्मी जो कार्बन है, इससे ये पता लगाया जाता है कि इसका मृत्यु कब हुआ था, ये कब नष्ट हुआ था। ठीक है। मृत्यु के बाद ये नष्ट जब हो जाता है
तो ये कह सकते हो एक पौधा है, मान लो एग्जाम्पल के लिए दिया गया है यहाँ पे, एक पौधा जब एक नष्ट हो जाता है तो वो मिट्टी में समाहित हो जाता है, तो हम इसकी अवशेषित यानी कह सकते हो जी जो इनके पत्ते हैं, हम इनसे पता लगा सकते हैं ये कब का है, आखिर ये कब खत्म हुआ, इसका नाम क्या है, इन सभी चीज़ से पता लगा सकता है। जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ वनस्पति के द्वारा, तो ये सब इसकी जानकारी ली जाती है। कश्मीर और राजस्थान में 7000 से लेकर 6000 ईस्वी पूर्व का टाइम पीरियड था जब खेती की शुरुआत हो गई थी, और सबसे पहले दोस्तों चावल गेहूँ इन सब की शुरुआत कर दी गई थी, ठीक, खेती के रूप में। देखो 7000 से लेकर 6000 ईस्वी पूर्व की बात है, इतने साल पुराने भारत में खेती की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। एंड धातु की वस्तुएं का प्रयोग होना स्टार्ट हुआ आगे चल के, जैसे हम देखेंगे अभी ताम्रपास ने कॉपर इसके अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद का जो टाइम पीरियड रहा उसमें बहुत तेज़ी से पता चल गया, जिसमें टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, एंड जो जियोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा अलग अलग निवास स्थान या अलग अलग जगहों की खोदाई करके इतिहास में और चीज़ों की जानने की कोशिश की गई। अब बात करते हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में। आखिर ऐसे कौन कौन से विदेशी फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में आए और उन्होंने अपनी बुक लिखी। देखो दोस्त, हमने लिटरेरी सोर्सेस यानी जो लिटरेरी सोर्सेस हमने उसकी बात करी। लिटरेरी सोर्सेस में दो सोर्सेस हैं, पहला जिनका रिलेशन धर्म से है, दूसरा जिसका रिलेशन धर्म से नहीं है, तो दोनों की बात कर ली हमने। अब हम बात करने वाले हैं नॉन लिटरेचर सोर्सेस की, हमने बात करी जिसके अंदर हमारे अभिलेख कोइंस वगैरह आ गए, और जो थर्ड अब हम बात करने जा रहे हैं वो है विदेशी यात्रियों के, यानी कि अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। वृत्तांत मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, सिंपल अकाउंट यानी कि बुक्स, ठीक है। देखो ग्रीक, रोमन और चीनी अंतुलुक वगैरह ये टाइम टाइम पे भारत के अंदर आया करते थे, यानी कि ग्रीक के लोग, रोमन के लोग, चीनी लोग, ठीक है। और जिनमें सबसे फेमस अगर बात करूँ मैं, कुछ लोग राजदूत बनकर आते थे, एम्बेसडर वगैरह बनकर आया करते थे, कुछ लोग यात्री के रूप में धर्म के बारे में जानने के लिए भारत में आया करते थे। तो भारत के जो धर्म का जो ज्ञान है अपने आप में दोस्त अमेजिंग है, माइंड ब्लोइंग है, लोग यहाँ पे लोग जानने के लिए आया करते थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य में मैगस्थनीज दोस्तों यूनान से आया था भारत के अंदर, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर एक कह सकते हो कि आप राजदूत बनकर, ठीक है। कहाँ का, यूनान से आया था दोस्तों। सेल्यूकस के आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, हिंदी के अंदर ये 12th के अंदर भी ये चैप्टर में दिया गया है कि सेल्यूकस का राज दरबारी जो मैगस्थनीज था ये यूनान से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था, और इस टाइम पे इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इस बुक के अंदर इसने चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य अंपायर के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बताया। आखिर इसने सोशल सिस्टम जो सोशल क्लास बटा हुआ है इसके बारे में बताया, लोग उस टाइम कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या करते थे इसके बारे में बताया, और इतनी सारी इसने हमें इन्फॉर्मेशन दी उस टाइम की। दोस्त इसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड जो सेंचुरी हुआ करती थी, इस सेंचुरी के अंदर ग्रीक और रोमन वृत्तांत भी हमें मिले हैं, जो कि भारतीय बंदरगाह के द्वारा जो व्यापार किया जाता था रोमन के आसपास, आप देखोगे यार, ठीक है, ग्रीकों के द्वारा, तो हमें इसका भी उल्लेख मिलता है। किसके अंदर, यहाँ पे दोस्त दो चीज़ों के नाम दिए गए, प्लीज़ इनको याद कर लेना आप। एरिथ्रियन, सबसे पहला क्या है, एरिथ्रियन सागर, और दूसरा है टोलमी का भूगोल। ये दो ऐसे मतलब कह सकते हो कि ग्रंथ है जो कि ग्रीक में लिखे गए हैं, जो ये बताते हैं कि इंडिया का व्यापार, जो भारतीय बंदरगाह है, इसका व्यापार ग्रीक और रोमन के साथ हुआ करता था। दोस्त मिर्च गोले आप कह सकते हो, यानी कि मसाले का व्यापार रोमन से बहुत पुराना व्यापार है हमारा, बहुत डिमांड हुआ करती थी भारतीय मसालों की रोमन अम्पायर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चीनी यात्री, जिसमें फाहियान और ह्वेनसांग ये भारत के अंदर आए। उस टाइम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा था, तो मेनली दोस्तों ये बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करने के लिए आए थे, बुद्धिज़्म के बारे में स्टडी करने के लिए आए थे। इसी के बाद फाहियान अगर देखा जाए तो फाहियान ने 5वीं शताब्दी में गुप्तकालीन स्थितियों का वर्णन किया अपनी बुक के अंदर। तो इसी तरीके से जो भी ये ट्रैवलर आते थे तो वो अपनी कोई बुक लिखा करते थे, और उसी बुक के अंदर उस टाइम जो भी वो देखते थे समझते थे उसको लिख देते थे। अब ये इंसान तो मर जाते हैं, बट इनके द्वारा जो एक्टिविटी की गई है हमारे आने वाले जनरेशन को मिल जाता, तो इससे हमें इतिहास के बारे में और समझने में हेल्प मिल जाती। तो फाहियान के द्वारा 5th सेंचुरी, ठीक है, 5वीं शताब्दी के अंदर जो गुप्तकालीन जो गुप्ता डायनेस्टी था उसके बारे में बताया गया फाहियान के द्वारा, तो हमें वो चीज़ हमें मिल पाया 5th सेंचुरी के आसपास, ठीक है। उसके बाद ह्वेनसांग, देखो 7वीं सदी के जो राजा थे हर्षवर्धन के बारे में हमें ह्वेनसांग से ही पता चलता है। जिस तरीके से वानभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया, वैसे ही ह्वेनसांग के द्वारा भी राजा हर्षवर्धन के बारे में बताया गया।
ऐसे ही दोस्त नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत का एक कह सकते हो कि बहुत प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस कह सकते हैं यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी दोस्त किसने, सांग ने हमें बताया है। क्लियर है। एंड इसके बाद आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। देखो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है भारत के अंदर जब अंग्रेज आ जाते हैं, और इसकी शुरुआत आप कह सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है 1765 के अंदर, जब बंगाल और बिहार पे अंग्रेजों का राज स्टार्ट हो जाता है। बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764, इन दोनों को जीत लेने के बाद भारत के भाग्य विधाता अंग्रेज बन जाते हैं। अब इसके बाद दोस्त देखो कोई भी सिस्टम है, कल्चर है, जब आप उसको समझ जाओगे तो उस जगह को आप अपनापन मानने लग जाओगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनको लगा कि यार भारतीय लोगों को अगर अपने बस में करना है तो इनके सोशल और जो रिलीजियस जो इनका कल्चर है उसमें फूट डालना स्टार्ट करो। तो इनको सबसे पहले समझना होगा। इसलिए 1776 के अंदर अंग्रेज़ों के द्वारा मनुस्मृति जो है इसको ट्रांसलेट करवाया गया इंग्लिश के अंदर, और इसको समझा भी उन्होंने। और इसी के अंदर इन चीज़ों के आप कह सकते हो कि पूरे सोसाइटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी में जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने इस समझ कर कि यार समाज के अंदर जब हमें फूट डालना है तभी हम राज कर पाएंगे। मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। 1784 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, जिसका मेन काम था जो इंडियन जो लिटरेचर उनको ट्रांसलेट करना, और इसने ट्रांसलेट भी पूरा अपना कंप्लीट किया। 1904 में स्मिथ के द्वारा एक बुक लिखी गई अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि भारत के प्राचीन यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताता है। वैसे ही वासम के द्वारा, कौसाम्बी के द्वारा, मजूमदार के द्वारा ऐसे कई सारे ग्रंथ या बुक्स लिखे गए हैं जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे कि दोस्त बिपिन चंद्रा देख लीजिए आप, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे बुक्स हैं जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। अंग्रेजों के द्वारा जो काम किया गया, उनके द्वारा दस्तावेज दिए गए, जैसे गोलमेज सम्मेलन, असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा, भारतीय फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा। तो मॉडर्न जो हिस्ट्री है इसके काफ़ी सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली सारी कुछ घटनाएं हम कह सकते हैं लगभग दोस्त आप कह सकते हो कि 300 साल पुरानी, 400 साल पुरानी है। तभी उस तरीके से इतना पुराना नहीं हो गया जिस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का इतिहास है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी सारे हमारे पास हिस्ट्री है। आई होप दोस्त आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के बेसिकली 3 सोर्सेस हैं। पहला है लिटरेरी सोर्सेस, दूसरा है नॉन लिटरेरी सोर्सेस, और तीसरा है यात्रियों के वृत्तांत, यानी कि जो विदेशी जो फॉरेनर ट्रैवलर भारत में आया करते थे उनके द्वारा जो बुक्स लिखी जाती थी, ये सोर्सेस हैं, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री को हमने समझ लिया। अब मॉडर्न हिस्ट्री भी एक टॉपिक है, बट इसको आपको थोड़ा ब्रीफली में समझना है। एग्जाम में जो एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के सोर्सेज पूछे जाते हैं आप सभी से। आई होप दोस्त टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर बेल आइकन ऑन कीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपको मैं बहुत देने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा दोस्त। हिस्ट्री को इतना आसान बना दूंगा, बड़ा मजा आएगा आपको समझने में। चलिए दोस्त, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आखिर ये वीडियो आपको कैसे लगी, समझ में आया आप सभी को, कमेंट करके बताइए। ऐसी वीडियोस और चाहते हो कमेंट करिए, फटाफट कमेंट कीजिए। देखो अगर आप बताओगे सही है गलत है, मज़ा आ रहा है, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। मैं ऐसी वीडियोज़ रोज़ लेकर आऊँगा, आपको ही मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए भाई, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो के जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट यानी क्लास फर्स्ट चैप्टर का, इसके नोट्स नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। साथ ही हिस्ट्री क्लास 12th पूरे चैप्टर वाइज नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ की लिंक दे दी गई डिस्क्रिप्शन में। तो इसी हमारा मेन चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। इसी पे एनएस की पढ़ाई होती है, अपडेट तो मनीष वर्मा ऑफिशियल चैनल पे किया जाता है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।